सभी भाई बंधुओं को मेरा नमस्ते। मैं जन कवि निर्दल बंधु गंगाराम, मिनी उत्तराखंड बिंदुकर्ता नैनीताल। साथियों, मैं आपके सामने अपनी थोड़ी टूटी फूटी जो भी बातें रखना चाहूंगा। विषय तो क्या ढूंढना है क्या नहीं ढूंढना है, यह तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। चारों तरफ से देश दुनिया समागम है। फिलहाल वक्त की कसौटी पर जो सामने परिस्थितियां हैं उनको मद्देनजर रखते हुए कुछ दो चार बातें रखूंगा। विषय तो विषय है, क्योंकि किसी भी बात का भी कोई विषय होता है। यह नया भारत बनाने की जो बात लोग कर रहे हैं आज देश में, तो ये नया भारत कैसा नया भारत बन रहा है, इसी विषय पर बार बार मन में विचार उठते हैं और बार बार मन में परेशानियां भी उत्पन्न होती है। मन चाहता है कि नया भारत बने, लेकिन नया भारत कब बनेगा, किन परिस्थितियों में बनेगा, कौन बनाएगा, यह तो बिल्कुल कल्पनातीत है। मुझे 4 दशक इन्हीं कल्पनाओं में गुजर चुके हैं, मगर नए भारत का नवनिर्माण कब शुरू होगा इसका कोई पता नहीं है। तो साथियों, मैंने यहाँ पर 4 दशक जो भी संघर्ष किया है इन कल्पनाओं को साकार करने के लिए, यह किसी के समक्ष अभी तक यह कल्पना प्रस्तुत नहीं हो सकी है। ऐसी ही कल्पनाएं हमारे देश के तमाम लोगों के मन में दबी हुई हैं और वो कह नहीं सकते हैं। इसलिए वक्त आता है, कहने के लिए विवश करता है। इसीलिए मुझे भी आज 2 शब्द रखने के लिए यहाँ पर एक सोच लगी और मैं रखना चाहूंगा। मैं एक सामान्य कलम का सेवक हूं। अपनी कल्पनाओं को कलम के माध्यम से जनता के बीच में लाता हूं, लाने का प्रयास करता हूं और थोड़ा गाने भी लिखता हूं और थोड़ा गीत भी बनाता हूं, कभी कभी गा भी लेता हूं। अब उम्र का दौर है, 4 दशक यहाँ पर संघर्ष हो चुके हैं, तो मैंने एक छोटा सा गाना बनाया था, नया भारत कैसा होगा रे। तो इसको मैं थोड़ा सा अपने टूटे फूटे शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद में जो नया भारत का जो मेरा विषय है, इस पर जो भी मेरे विचार में 2-4 बातें हैं, मैं उसको भी आपके सामने रखूंगा और इसमें जो भी त्रुटि आती है उसके लिए क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद।
साथियों, मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आज समय को देखते हुए सभी देशवासियों को सोच बदल के और कुछ सूझबूझ से काम लेने की जरूरत है। ये हमारे देश की धरती जो है सियासी दलदल में बदल गई है और इसमें स्वार्थों के जो है दंगल धंस रहे हैं। तो इस स्थिति में एक नई भारत की कल्पना तो बहुत दूर है। नया भारत कैसा भारत होना चाहिए? क्या है हमारा भारत? किसने देखा है हमारे भारत? भारत की बात सब कर रहे हैं, भारत माँ की जयकार सब लगा रहे हैं, लेकिन खाली माँ कहने से कोई माँ नहीं हो जाती। भारत, नया भारत कहने से नया भारत नहीं हो जाएगा। इस भारत के अतीत पर देखने की जरूरत है, वर्तमान पर देखने की जरूरत है, तब भविष्य की ओर बढ़ने की जरूरत है। आज के हालातों को देखते हुए यह कदापि नहीं सोचा जा सकता है कि देश सुख शांति की ओर बढ़ रहा है और देश उन्नति की ओर बढ़ रहा है, देश विकास की ओर बढ़ रहा है। तमाम दंगल मचा हुआ है, सब स्वार्थ, वैमनस्य, आपसी लगाव, भेदभाव, तमाम चीजें हमारे आज भारतीय समाज को दंगल में बदल चुकी। तो इन सभी परेशानियों से दूर होने के लिए नई भारत की कल्पना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। इसके बारे में मैं अपनी ओर से यही कहना चाहता हूं, देश के अंदर जो आज की हालात है, उस हालात से यह देखा जा सकता है कि यह सबसे बड़े महाविनाश का काल है। किसी भी युग, किसी भी काल में इतना उपद्रवकारी तंत्र नहीं आया है जो अभी का उपद्रवकारी तंत्र हमारे देश की धरती पर छाया हुआ है। तो आपको पता है कि हमारा देश आदिकाल से लेकर के जिन किंवदंतियों, लोल कपोल कथाओं में डूबा रहा और उसके साथ ही विकराल परिस्थितियों और घातक समस्याओं, जुल्म ज्यादतियों के ढेर में खड़ा रहा, लेकिन कभी भी इस दिशा में कोई न्याय संगत, कारगर कदम कभी नहीं उठ सके हैं। संघर्ष किए हैं लोगों ने, लड़ाइयां लड़ी हैं, बड़े बड़े संघर्ष झेले हैं, सदियों तक के जाने कुर्बान की हैं, सब कुछ अर्पण किया है, लेकिन सफलता कभी यहां हासिल नहीं हुई। कारण क्या है इसका? इसका कारण बहुत लंबा कारण है, तो हम इसमें धीरे धीरे अपनी बातों को रख रहे हैं। सबसे पहली बात हमारी यह है कि हम अपनी कलम से जो भी सेवा आपको दे सकते हैं, उसके तहत 3 दशक से यहाँ पर अखबारों में भी लिखते हैं, गीत संगीत से भी कार्यक्रमों को तैयार कर रहे हैं। और इस बीच मैंने जो एक शोध पत्र लिखा है 500 कविताओं का, तो उसी में मैं नए भारत की नई कल्पना लेकर के आपके सामने आया हूँ। और उसमें जो भी मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ, उन पर थोड़ा विचार करने की जरूरत होगी, क्योंकि हर व्यक्ति, हर नागरिक का अपना क्षेत्र और अपना अधिकार है। वो अपनी अपनी जगह से अपने कार्य करे और देश हित के हित में ही काम करे। किन्हीं स्वार्थों में उलझकर, पार्टियों में बढ़कर, जाति धर्म में लड़कर इस देश को नया भारत के रूप में नहीं बदला जाएगा। इसलिए हम लोगों को ये देखना है कि नया भारत किस तरह से बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए। मेरी राय ये है कि सभी देश के बुद्धिजीवी लोग हैं जो आज धरती में व्याप्त तमाम बुराइयों के लिए उठ खड़े हैं,
तमाम मुसीबतों के विरुद्ध उठ खड़े हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं कि हमें सुख शांति चाहिए, हमें अच्छा विकास चाहिए, अच्छा संचालन चाहिए, अच्छी व्यवस्था चाहिए, अच्छा समाज चाहिए, सुख शांति चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए। लेकिन ये सब संभव इस हालत में कभी नहीं हो सकता है जो हालत आज के समय में है। इसके लिए सबसे पहले नवनिर्माण के लिए, भारत नवनिर्माण के लिए पहले आदर्श जन निर्माण की आवश्यकता जरूरी है, क्योंकि उसके बिना हम ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जन भावनात्मक निर्माण जब तक भारत की धरती पर नहीं होगा तब तक कोई नए भारत की कल्पना नहीं कर सकता है। और जन निर्माण का मतलब ये है कि जन निर्माण का मतलब क्यों हमारा देश आदिकाल से तमाम वर्गों में, जातियों में, धर्मों में, संप्रदायों में, पाखंडों में, अंधविश्वासों में उलझता रहा, लड़ता रहा, अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए एक दूसरे पर टूटता रहा, और जहां जिस हद तक भी उसे जाना पड़ा वो गया। तो देश हमेशा दुनिया के आक्रमणों का निशाना बना। देशवासियों ने हमेशा घोर यातनाओं के दंश झेले, कभी सुख चैन से अपने दिन व्यतीत नहीं किए। तमाम विद्रोह, युद्ध, उपद्रव यहां भारत भूमि में छाए रहे, और आज ये अपनी पराकाष्ठाओं पर पहुंच चुके हैं। मैं कह रहा हूं कि ऐसा ऐतिहासिक काल कभी नहीं आया होगा जो आज के समय में है। तो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छे दिन आ रहे हैं, बहुत विकास हो रहा है, देश विदेशों में हमारे भारत की पहचान हो रही है, तो बहुत ये जनता को जो है गुमराह किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारत देश अभी सबसे घटिया स्तर पर आ चुका है, और इसको समग्र सुखी संतुष्ट बनाने के लिए सभी लोगों को फिर से एकजुट होना होगा। जिस तरह से आजादी की लड़ाई के लिए एकजुट होकर के आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हुए थे लोग, उसी तरह से इन पूंजीवादी, माफियाई, गुंडाई ताकतों से देश को आजाद करने के लिए उससे बड़ी ताकत जुटाने की जरूरत पड़ेगी। उससे कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज मैं ये कह दूं, आजादी तो ये कल की है हमारे। कल 1947 में कहते हैं आप लोग हमारा देश आजाद हो गया था। मैं मानता हूं 1947 में हो गया था, आपने आजाद कर दिया था। लेकिन ये गुलामी 200 साल अंग्रेज की रही, चाहे किसी की भी रही, लेकिन ये गुलामी 100, 200, 2-4 साल की नहीं है। ये गुलामी आदिकाल से रही है। एक ने दूसरे पर गुलामी करी, निर्बल ने हमेशा दूसरे पर राज्य किया, शासन किया, अपने स्वार्थ शोषण और प्रभुत्व दमन के बल पर। यही चलता रहा। गुलामी जो है, इंसान ने इंसान के लिए गुलामी ही खड़ी की। कभी आजादी इंसान को आज तक नहीं मिली। तो जो हमारी आज की ये आजादी है, इसको हम राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक आजादी का नाम दे रहे हैं। आजादी से भी हमारा ये मतलब नहीं है कि वो आजादी है। इसकी व्यवस्था तो हम पूरा आपको समझा रहे हैं। हमारा ये शोध पत्र पढ़िएगा। आपको मैं यह भी बता देना चाहता हूं, मैं आज तक आप लोगों के सामने इसलिए पेश नहीं हुआ हूं क्योंकि मुझे भी अपने जीवन भर इन्हीं कल्पनाओं में, इन्हीं विचारों में, इन्हीं मतलब असमंजस भरी समस्याओं के बीच में कोई ऐसा विकल्प तैयार नहीं हुआ। क्योंकि हम लोग जो हैं उत्तराखंड के गरीब लोग हैं, गरीबी कहना चाहिए हम लोगों को। हम बेरोजगार लोग हैं। हमने जन सेवा में अपना जीवन लगाया है। यहाँ पर गरीब बच्चों की पढ़ाई में चाहे योगदान दिया, चाहे यहाँ सामाजिक जन संघर्षों में योगदान दिया, यहाँ के भूमिहीन तबकों को सहयोग दिया, जो भी किया, जनता की सेवा में लगे रहे, और जन सरोकारों और जन संघर्षों से जुड़कर ही हमने अपनी कलम की सेवा दी। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि यह आजादी नहीं है, यह तो एक बर्बादी है। सन 1947 की आजादी को हम आजादी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वह ट्रांसफर ऑफ पावर है, जो अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से भारत का विभाजन कराया, और यहाँ के जिनको हम जिम्मेदार मानते हैं उन्होंने देश के साथ गद्दारी करके देश को
आगे भी गुमराह किया है। यह आज़ादी हमारी नहीं है। आज़ाद तो हम तब माने जाएंगे जब हमारी स्वतंत्र सत्ता होगी। आज भी हमें उस ब्रिटिश कानून के अधीन ही यहाँ पर रहना है और उन कानून के तहत सत्ता जिसके हाथ में आती है वो अपने मनमाने तेवर अपना लेता है। इसलिए हम इसको आज़ादी नहीं कह सकते हैं। अब जहाँ तक सवाल है देश के नवनिर्माण की बात है, तो उसके लिए देश का नवनिर्माण ऐसे कहीं नहीं हो सकता है। हमको भी आज 4 दशक हो गए, पूरे संघर्ष किया हम लोगों ने। कई विचार हमें भी आए होंगे, हमने भी पढ़ा होगा, लिखा होगा, मैंने अखबारों में लिखा है लगातार 2-3 दशक तक। और मैंने यहाँ पर जनता के बीच में अपने कार्यक्रम भी रखे हैं, तमाम में अपने विचार देते रहता हूँ और मैंने पढ़ा भी होगा इन चीजों को। लेकिन ऐसा वक्त कभी नहीं आया है जैसा वक्त अभी आया है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है पूरे देश में सभी दल हैं, सभी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सभी लोग हैं और जो किसी भलाई के लिए अगर आवाज उठा रहे हैं तो इनको सबको एकजुट होकर के आवाज उठानी चाहिए और एक संघर्ष संघ बनाना चाहिए। पुनः देश को एक संघर्ष संघ की जरूरत है। बिना संघर्ष संघ के देश को फिर नई दिशा में ले जाना असंभव है। जो लड़ाई आपने वो ट्रांसफर और पावर की लड़ी है, उससे भी ज्यादा संघर्ष की जरूरत है। लाखों लोगों ने अपना जीवन दान दे दिया उस आजादी के लिए, लेकिन वो आजादी फिर भी नहीं मिली। तो क्या है, जैसे आप लोग जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता राष्ट्रीय गीत को गाते हो, गान को गाते हो, किसके संबंध में है ये गाना? इसको कम से कम दिमाग से सोचने की जरूरत है। ये जॉर्ज पंचम की गुणगाथा है। इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, सन 1911 में गाया गया था उनके सम्मान में यहाँ पर। और पंचम ने जो है टैगोर को नोबेल प्राइज भी दिया था उनकी साहित्य के लिए। तो भाग्य विधाता तो वो जॉर्ज पंचम है। ये देश के गद्दार थोड़ी हैं जिन्होंने उन अंग्रेजों के हवाले देश को किया था। सभी लोग हैं, गद्दारी सभी लोग कर गए हैं। देश के जितने भी महान लोग हैं इनमें सभी लोगों का हाथ है। मैं उनका नाम अभी नहीं बता रहा हूँ, मेरा शोध पत्र गवाह है, मेरा शोध पत्र सामने आ रहा है। मैं ऑनलाइन से अपना शोध पत्र दे रहा हूँ, अभी जल्दी ही देने वाला हूँ। 4-5 भागों में मैंने इसको बांट रखा है। मैं प्रथम भाग देने वाला हूँ जल्दी ही, और आपको पता लग जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर ज्यादा लंबी चौड़ी बातें अभी नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑनलाइन में लग रहा हूँ, क्योंकि अपनी पुस्तक को ऑनलाइन में दे रहा हूँ। मैं पार्ट 1 भेज रहा हूँ अभी जल्दी 1 महीने के भीतर। उसके बाद 4-5 पार्ट मैंने उसके बनाए हैं, 500 कविताओं का है। और मैं आगे भी कलम की सेवा करते रहूंगा। यहाँ से मैं अपना आवाज को उठाऊंगा क्योंकि मेरी आवाज को यहाँ पर दबाया गया है। मैं कभी रहा हूँ, जन कभी रहा हूँ, मैंने यहाँ पर काफी संघर्ष लड़े हैं, लेकिन कोई जानता नहीं है मुझे। आज भी मैं यहाँ पर बेघर हूँ, अस्वस्थ हूँ, तो कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अगर मेरी सच्चाई होगी, मेरे को अवश्य कुछ न कुछ मेरे को अवश्य दिशा मिलेगी। मैं अपनी दिशा पर बढ़ता जा रहा हूँ। मुझे किसी की दिशा की जरूरत नहीं है, किसी के निर्देश की भी जरूरत नहीं है। मैं अकेला हूँ और संघर्ष के इस पड़ाव पर पहुंच चुका हूँ। थोड़ा संघर्ष मेरा और है, लेकिन मैं अपनी मन की बात को दबाऊंगा नहीं और मत दूंगा कि देश मेरा है, देश मेरी, मैंने जन्मभूमि है मेरी, मेरा यहाँ पर अधिकार है। मैंने यहाँ 4-5 दशक संघर्ष कर रखे हैं, तो मुंह छिपा के थोड़ी मर जाऊंगा इस देश की धरती पे। कुछ तो कह जाऊंगा इन काफिरों को, क्योंकि बाबर ने अपने आत्मकथा में खुद ही लिखा था ना, यहाँ पर 5 राज्य मुसलमान हैं और 2 राज्य हिंदू हैं, और विजयनगर के अलावा सब हिंदू राज्य जो है काफिर हैं, लिखा था उसके ताजुके बाबरी में, आप पढ़िए। तो ये है क्यों ऐसा हुआ इस देश के साथ। ये गद्दारी बहुत लंबी है, चार्ज इसका बहुत लंबा है, मैंने पूरा शोध पत्र में लिखा है, मैं ज्यादा उसमें नहीं कहूंगा। मैं यही हिंट देना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी है, चाहे ये समाज में तमाम दरिंदगी है या घोटालेबाजी है या लूटखोरी है या कालाबाजारी है, तमाम ये ठग विद्या चल रही है, गुमराह कर रहे हैं लोग, यानी नेता लोग ये जनता को। इससे हर जगह जगह पर चिंगारियां उड़ रही हैं, शोले उड़ रहे हैं, उमड़ रहे हैं, दंगे फिसाद हो रहे हैं। कभी एनआरसी के लिए हो रहे हैं, सीएए के लिए हो रहे हैं, तो कभी कोरोना को लेकर के हो रहे हैं, तो कभी मनीषा कांड जैसे हो रहे हैं, कभी निर्भया कांड हो जाते हैं। ये धरती यही पटी हुई है, इन वारदातों से, काले कारनामों से भरी हुई है। और ये जो है अय्याशियों का, माफियाओं का, गुंडों का, चोरों का लूट हड़गाव बना हुआ है भारत देश। तो ये इसमें आप कहीं से
बलरामपुर से या कहीं अहमदाबाद से या कहीं दिल्ली से कोई कोई नेता कहीं से, कोई नेता कहीं से, कोई किसी चैनल से, कोई किसी माध्यम से बात करके अपनी अपनी बातों को करके के समाधान नहीं होगा। बात जरूर करनी है, आप सब सही कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग सब गलत कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन ये चीज देखो कि ये होता रहा। कितने आंदोलन हुए इस धरती में, कितने उपद्रव हुए इस धरती में, कितनी आवाजें उठी इस धरती में, क्या कुछ हुआ? नहीं हुआ, नहीं होगा ना। कल को फिर ऐसा ही देखोगे। इसलिए ऐसा है, एकजुट हो जाओ। जब तक नया समाज नहीं बनाओगे, जब तक नई जन भावना यहाँ पर तैयार नहीं करोगे, जब तक अपनी रीति परंपराओं को बदल करके सही नहीं करोगे, जब तक समन्वय भारत का निर्माण नहीं करोगे, जब तक समाज में भेदभाव, ऊंच नीच, स्वार्थ, शोषण, प्रभुत्व और दमन की नीतियों को नष्ट नहीं करोगे, जब तक आपस में सहानुभूति, सद्भाव, प्रेम, दया, धर्म तुम्हारे अंदर नहीं होगा, ये पाखंड धर्मों से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, विनाश होगा। तुम्हारे इन धर्मों ने तुम्हारी अमूल्य जो संपत्ति है वो नष्ट कर दी है, वो निगल दी है, वो खा दी है। तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा है। तुमको बताऊं, मैं 1025 में मोहम्मद गजनवी ने जब सोमनाथ का मंदिर लूटा था तो हीरा मोती जवाहरात उस मंदिर से उसने 40 वोट लगे थे उसके। वो कितनी कीमत होती है उसकी। चलो उस युग की बात को छोड़ो, उतना तो वहां यहीं पर लगा लो आप। जब 1757 में प्लासी में लॉर्ड क्लाइव ने अपना डंका बजाया तो वहां का जो नवाब सिराजुद्दौला था वो हार गया, तो किसने दी उसको पनाह क्लाइव को? इस भारत के गद्दारों ने ही तो दी। पूरे राजपूत काल का इतिहास पढ़ो, पूरा मुगल काल का इतिहास पढ़ो, तो मेरा शोध पत्र आ रहा है, मैंने अपनी सीधी बात में लिखा। मैं इतिहासकार नहीं हूँ, कोई इतिहास नहीं लिख रहा हूँ कि मैं इतिहास जानता हूँ, कब हुआ, ये हुआ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं पीछे की कुछ घटनाओं की तिथियों को लेते हुए उसकी मिसाल बता रहा हूँ कि वास्तव में सच देखो, सच क्या है। झूठ पर कमर मत बांधो। कैसी कैसी परेशानियां हमारे देश की धरती ने झेल रखी हैं, कैसे कैसे जुल्म इस देश की धरती ने झेल रखी हैं। बताओ ऐसा क्यों हुआ? तुम तो कहते हो हम सनातन धर्म वाले हैं, हम महाधर्म वाले हैं, हमारा वैदिक धर्म है, हम अवतारी लोग हैं, ये देवभूमि है, यहाँ अवतार पैदा होते हैं, यहाँ शक्ति पैदा होती है। मेरी निगाह में तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर कोई मेरे को सिद्ध करके दिखा देता है तो मैं मान जाऊंगा उसको उस दिन कि हाँ ये यहाँ पर सिद्ध करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। तमाम कपोल लीला भलाई तुमने आपस में निर्बल को दबाया, उसको पशु से बदतर जीवन जीने को विवश किया, फिर उसके अधिकारों को लूटा, फिर उसने आवाज उठाई तो फिर उसको मौत की यातनाएं दी। यही आज तुम्हारा चल रहा है, यही करते रहोगे तो तुम्हारा ये देश पनपने वाला नहीं है, ये तुम्हारा देश अच्छा होने वाला नहीं है। तुमने आत्माओं को दुखा रखा है, लाखों करोड़ों के दफन कर रखे हैं। वो आत्माएं आज अपने जो है विकराल आक्रोश को लेकर के तुम्हारे शुद्धि, बुद्धि, सुख, समृद्धि, सुख, शांति में सब आड़े आई हुई हैं। समझने की कोशिश करो, अभी भी करो। अपने घमंड में चूर मत रहो, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई मंत्री हो, अपनी जगह पर खड़े रहो, इंसान हो इंसान की तरह रहो। तुमको याद होना चाहिए, हर्षवर्धन जैसा एक राजा, ऐसा अंतिम हिंदू सम्राट हुआ था जिसने एक गरीब को अपने बदन के कपड़े रास्ते में उतार के दे दिए थे। आज ये गरीब हजारों मील इनके पैदल चल रहे हैं, इनके पांव से खून और पस टपक रहा है। धिकार है तुमको, ल्यान है तुमको, तुम्हारा नाम कहां से लूं? मैं तो 4 दशक से घुटा पड़ा हूं, आज बोलने का मुझे मौका है क्योंकि मुझे बोलना चाहिए। अब मेरे संघर्ष के अंतिम पड़ाव है, फिर अब नहीं बोलूंगा, कब बोलूंगा? कितने दरवाजे खटखटाए हैं मैंने। सन 2 मार्च 1950 को आनंद भवन का दरवाजा खटखटाया ना मैंने। उसके बाद मैंने अखिल भारतीय पत्रकार संघ का दरवाजा खटखटाया सन 1927 में, और वहां से लेकर के न जाने कितने दरवाजों को खटखटा के मैं यहाँ पर बैठा हूँ। कोई जानता है मुझे? कोई नहीं जानता है। मेरी एक कविता को पढ़िएगा ना आप, क्या है उस कविता के अंदर, क्या लिखा है उसके अंदर। मैं अभी कविताएं तो नहीं सुना पा रहा हूँ क्योंकि मैं अस्वस्थ हूँ, थोड़ा मैं करूंगा, बातें मेरी बहुत है, मैं बहुत कविताएं दूंगा आपको, एक से एक हर वीडियो में कविताएं दूंगा। मैं शुरू हो गया हूँ आज से। मैं यहाँ पर नीरज भाई का और सम्मान करूंगा, और इन्होंने जो इस जन कवि की आवाज को उठाने के लिए यहाँ पर सहयोग दिया है, मनोबल बढ़ाया है, ये बड़े तारीफमंद है। मैं कोई ब्राह्मणवादी, कोई दलितवादी, कोई जातिवादी, कोई धर्मवादी इंसान नहीं।
मैं, अगर तुम सही दिल से देखोगे, मैं तुम्हारे बीच में एक अनोखा आदमी हूँ, एक अलग आदमी हूँ। अगर जिस दिन उस अनोखी और अलग चीज को तुम समझ जाओगे, तो तुम जैसा महान इस दुनिया में कोई नहीं होगा, और तुम्हारा देह जैसा भी स्वर्ग कहीं नहीं मिलेगा। कहीं भी ढूंढ लो दुनिया में। ये भी एक कल्पना है। मैं प्राणी हूँ, प्राण जन्म लेके आया हूँ, तो कोई कल्पना ने मुझके अंदर भी तो जन्म लिया है ना। मैं लेखक बना, कवि बना, वक्ता भी, मैंने वक्ता भी कहते हैं लोग मेरे को, सब कुछ कहते हैं, लेकिन जानते हो कोई? कभी किसी ने देखा है, सुना है? नहीं सुना है ना। क्यों नहीं सुना है? क्यों? दलित कहते हैं, दलित। मैं थोड़ी कह रहा हूँ मैं दलित हूँ। मैं तो उत्तराखंड का राजशिल्पी हूँ, जिसके बिना दुनिया का सब काम अधूरा होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है अपना पढ़ाई लिखाई करके, मैंने 40 किलोमीटर लंबे सफर, पैदल सफर करके पढ़ाई कर रखी है। 87% मार्क से उस समय का स्टोनोग्राफी हूँ। और मैंने यहाँ पर 3 दशक तक गरीब बच्चों को, जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, जिनके, उनको शिक्षा दे रखी है। यहाँ पर भूमिहीन लोगों के जन संघर्षों में रात दिन अथक संघर्ष कर रखा है। तमाम मेरे संघर्ष हैं। मैं आज भी अपनी कल्पनाओं से, विचारों से गाने बना रहा हूँ, कर रहा हूँ। मेरा एक गाना तो सुनो, मेरे एक गाने को तो पढ़ो, एक गाने को तो गा के देखो। कौन से गाने गा रहे हो तुम? तेरी चौखट में आके दम तोड़ देंगे, ये से गाने हैं तुम लोगों के। तुम कहाँ जा रहे हो? इसलिए मैं कह रहा हूँ, जरा सा आप दिमाग को घुमाओ। सभी लोग एक मैच्योरिटी बनाओ, देश के अंदर एक मैच्योरिटी बनाओ। क्रांतिकारी लोग सभी हो। पाखंड से हटो, आडंबर से हटो, झूठ से बचो। सब एक हैं, सब एक हैं। किसी को गैर मत समझो, किसी को अलग मत समझो। तुमने खुद को अपने आप अलग बनाया, तुमने अपनी परंपरा बनाई, तुमने अपनी नीति बनाई, तुमने अपनी नियत बनाई, उसी से तुम अलग बने। चाहे तुम मुसलमान बने, चाहे तुम हिंदू बने, चाहे तुम ब्राह्मण बने, चाहे तुम दलित बने, सब अपने अपने हाथ से बने हो। कोई किसी ने किसी को नहीं बना रखा है। एक दूसरे को दोष देना बंद करो। तो क्या बनना चाहिए और कैसा बनना चाहिए, तो किस तरह से नया कुछ होना चाहिए, इस पर विचार करो। फिर से कमेटी बनाओ, अपनी मेजोरिटी बनाओ, पूरे देश को एक संगठन में लाओ, एक संघर्ष बनाओ। उसके बाद नए समाज की कल्पना करो, नए विचार करो। समाज का आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक स्तर हम किस तरह से बढ़ाएंगे, ऐसा करो। और ऐसे गुंडाई शासकों को कुर्सियों से हटाओ, जिनके रोज तुम हुहल्लड़ बता रहे हो। मोदी ने ये कर दिया, योगी ने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, बिहार में ये हो रहा है, दिल्ली में ये हो रहा है। अरे हो रहा है, सब जान रहे हैं। कहो, जितना कह सकते हो कहो, इसका समाधान निकालो। मान लिया मोदी ने ये कर दिया। मोदी ने तो बहुत कुछ कर दिया। मोदी के बारे में तो मैंने बहुत कविताएं लिखी हैं, और मेरी उसमें पढ़िए ना, फेसबुक में पढ़िए। अभी तो मैं नहीं सुना रहा हूँ, मैं 1-2 दिन में मोदी के बारे में जो कविताएं लिखी हैं आपको सब सुना दूंगा। तो ये खाली हल्ला बुल्ला करने से नहीं होगा। एक मैच्योरिटी बनाओ, अभियोग लगाओ, जो दोषी है उसको हटाओ, वहां से दूसरे को बैठाओ। कैसे बैठाओगे? खाली बैठाना हो रहा है क्या? अब आने वाले समय में चुनावों को बदलो, प्रणालियों को बदलो, व्यवस्थाओं को बदलो, रंग को बदलो। शिक्षा बदलने वाले आगे, दूसरा बदलने वाले आगे, सब कुछ बदलने वाले आगे। तुम शिक्षा बदलोगे। तुम शिक्षा, कौन सी शिक्षा के हो तुम? कहाँ के हो तुम? तुम्हारे गुरुकुलों में क्या होता था? आज तुम कहाँ हो? ईसाई मिशनरियों में तुम क्या कर रहे हो? इसलिए मैं कह रहा हूं, जरा सावधान हो जाओ। भारत भूमि है, ये भारत भूमि है प्रतिभा पाटिल की, जिसके सिर में हमेशा धोती रहती है। याद रखो उन चीजों को। कहाँ जा रहे हो? किस संस्कृति में ढल रहे हो? आज के ये तुम्हारे कारनामे चल रहे हैं जो, ये कुछ देने वाले नहीं है तुमको। इसलिए एकजुट हो जाओ। देश की व्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए नए समाज की जरूरत है। पूरा यहाँ पर जाति विहीन समाज होने की जरूरत है। इसको अमीर गरीबों के वर्ग में बांट करके उनको संतुलन बनाने की जरूरत है। एक समन्वयकारी समाज बनाने की जरूरत है। कौन क्या है? हम ब्राह्मणवादी नीति के नहीं है। हमारे बीच में नीरज जोशी जी हैं, तो इनकी देखिए, इन्होंने किस तरह से हमारी कद्र को, हमारी मन आत्मा को से जिंदगी दी है। यह युवा जो है ना, भारत के इतिहास में पहला युवा देख रहा हूं। मेरे को ऐसा भी मत समझना मैं गुम हूं। आज 5 दशक से अगर आज मैं खुल गया हूं, अब तुम्हें पता चलेगा कि धरती में कोई चीज होने वाली है। याद रखना मेरे को, मैं वैसा नहीं हूं। मैं आज तक नहीं बोला हूं। मैंने आज तक जो बोला है, मैंने खुद आंखों से देखा है। और जो भी जिसके लिए जो सोचा है, वो मैंने आंखों से देखा है। मैं तुमको सही समझा दे रहा हूँ, सब चीज को अभी भी बता दे रहा हूँ। मेरे बहुत उदाहरण में दिखाऊंगा, मेरे शोध पत्र में मिलेंगे।
तो नीरज भाई ने जो यहाँ पर काम किया है ना, देखिए वो ऐसा है, इन लोगों का कहने का मतलब है ये चीजें गलत है। हमने एक समन्वयवादी समाज को बनाना है और सही भावनाओं को आगे ले जाना है। वो किसी जाति धर्म वर्ग से उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो एक नए समाज को बनाने के लिए हमको ऐसे नीरज जोशी जैसे लोगों की जरूरत है। और भी कैसे कई लोग मेरे साथ में ऐसे हैं जो जिन्होंने इस चीज का परिचय दिया है। बाकी मैं सभी लोगों का यहाँ पर आभार व्यक्त करूंगा जो आज देश की परिस्थिति पर जैसे आवाज उठा रहे हैं, जैसे वाम सेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान बामन मेश्राम जी हैं और तमाम लोग हमारे जो हैं ये आवाज उठा रहे हैं। मैं बामन मेश्राम जी को उनके विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इस वक्त में जो आह्वान उठाया है, मैं बहुतों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मैं तो इतना गरीब रहा हूँ ना, मैंने तो पूरा निःशुल्क सेवा में अपना जीवन दान कर दिया है। मेरे को यहाँ कहीं 100 रुपया कमाएगा कोई स्वरूप नहीं है, मैं बैठा रहता हूँ। मेरे को ये युवा लोग जो हैं यही सहयोग देते हैं, इनकी वजह से मैं चलता हूँ। मेरे पास फोन भी नहीं रहते, मेरे पास रेडियो भी नहीं रहते, मैं बिल्कुल कुछ नहीं। मैं किताब लिख रहा हूँ, अभी 3 साल हो गए मेरे को इस शोध को लिख रहा हूँ। बाकी मैं गाने बनाता हूँ, संगीत बनाता हूँ, अपने घर पे रहता हूँ, 2-4 गरीबों के बच्चे पढ़ा लेता हूँ, कभी उनसे फीस भी नहीं मिलती है मुझे। तो अभी फोन तो बड़ी मुश्किल से नीरज जोशी ने दे रखा है मेरे को, ये 4 महीने हो रखे, तब मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ। तो इसमें बामन मेश्राम जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो उपेक्षित तबका है उसको सही दिशा दी है, ऐसा होना चाहिए, सही दिशा दी है। उनका मतलब है कि हमें एक सामाजिक आजादी चाहिए। वो बहुत अच्छी बात उठा रखी है उन्होंने और बहुत ज्ञानी आदमी है। तो ऐसे हमारे बहुत से लोग हैं, चैनलों पे आते हैं और मीडिया कर्मी भी हैं जो लोग हमें देते हैं, जो मनमोहन मिश्रा जी हैं और तमाम लोग हैं ये जो आज सत्ता को हिलाने वाले हैं, और धर्मेंद्र जी हैं और शंभू कुमार सिंह जी हैं। तमाम लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप आवाज उठाइएगा, दबे हुए तबके को, उपेक्षित तबके को ताकत देकर के, ऊर्जा देकर के अपने मुकाबले में लाना है और सबको बराबरी के दर्जे में लाना है। कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, लेकिन इन लोगों को आज इस सत्ता से बेदखल करना है, हटाना है। इसके लिए आपको केवल हल्ला करके, जुलूस निकाल करके कुछ नहीं होगा। किसी अपराधी को जेल कर देने तक ही सीमित नहीं रखना है आप लोगों को, पूरी उसकी जड़ को मिटाना है। कि इतने अपराध, जुल्म, जातियां देश के अंदर होती है तो उसकी भी कोई कहीं जड़ होती है, तो उन जड़ों को मिटाना है हमने और अपराधियों को समाप्त करना है। और सबसे पहले जिनके हाथ में हमने संचालन दे रखा है उनको बदलना है, इसके लिए रणनीति बनानी है। तो इसलिए कुल मिला के मैंने जहां तक मैं कहना चाहता हूं, होता ऐसा है ना, कभी कभी देखो वक्त कराता है, मैं जहां से जो चीज कह देता हूं कभी मेरे मन में आ जाती तो वो साक्षात मैंने अभी पहले भी बता दिया है। तो जब मोदी जी ने 14 में चुनाव लड़ा था अचानक, तो कई बहुत देश में ऐसा हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि लोगों ने ऐसा वो कर दिया, क्या लग रहा है कि कोई अवतार पैदा होके आ गया होगा, ऐसा गुमराह कर दिया। तो मैंने भी कह दिया, मैंने कहा मैं जहां समझा रहा हूं लोगों को तो नहीं समझ रहे, तो मैंने कहा देख लेना और पक्का ये मोदी जी ही अभी प्रधानमंत्री हो जाएंगे, तुम देख लेना, गारंटी है मेरी। दैनिक जागरण में मैंने लिख दिया था, हो गए। लेकिन मैं आज दावे से कह सकता हूं, मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जिसने देश को इतना पपा दिया है, देश को इतना हिला दिया है, देश को इतने गर्त में डुबा दिया है जिसका कभी भी हम भरपाई नहीं कर सकते। इसलिए मोदी जी को ज्यादा देश के इस सत्ता पर बने रहने का अधिकार नहीं है, हम दावे से कहना चाहते हैं। इनके हजारों ऐसी चीजें हैं जो सामने आई हैं और जो आज के लिए हमारे लिए बहुत घातक हैं। इसलिए मोदी योगी जैसे लोगों का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है, क्यों इनकी राज में गुंडागर्दी, घोटालेबाजी, कालाबाजारी और ये दरिंदगी फैल रही है, इनको संरक्षण मिल रहा है। 40% 50% दागी बागी इनका शासन चला रहे हैं, तमाम माफियाओं के हाथ सब कुछ हो गया है, तमाम हमारी सुख समृद्धि बड़े बड़े धन्ना कुबेरों के हाथ में ढेर हो गई है और हमारी पूरी सुख समृद्धि आडंबर में ढेर हो रही है। ये मोर नचा रहे हैं, देश में इतना कोहराम मचा हुआ है। हाँ, करोड़ों लोग मर गए हैं, करोड़ों लोग वो हो गए हैं, इतने कोरोना का भी इन्होंने ड्रामा बनाया, कोरोना को खुद लाए है, ये कोरोना को खुद लाए। कोरोना को कौन लाया? और मोदी जी तो लाए। अगर ट्रंप समारोह 24 फरवरी को नहीं करते तो यहाँ पर उसका प्रचार नहीं होता और को वो कराया जाता।
लॉकडाउन भी होता तो 1-2 हफ्ते का होता तो सेटिंग हो जाती, और जब वो था मौका था तो सब लॉकडाउन कर दिया, फिर उनके ऊपर छूटाछूट लठ बरसाए, सब भूखे मरे, तमाम इतनी विपत्ति हो गई देश के अंदर, कोई किसी का व्यवस्था है नहीं, सभी हमारे भाई लोग जो है आज बेरोजगार हो गए हैं। तो इन स्थितियों से लेकर के हम यही कहते हैं सभी क्रांतिकारी लोगों से, जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, सब मिलजुल करके इस कवि की कल्पना का एक युग चेतना संघर्ष संघ है, इसको साकार रूप दो। और ये कवि अपने अंतरात्मा से क्या कहता है, कवि है, कवि कवि ये नहीं कि मैं कोई हास्य कवि हूँ, बैठ जाओ यहाँ हुआ कर लूँ, 4 मार दूं डायलॉग, किसी नेता पर मजाक बना दूं, उसका ऐसा नहीं है। हमारी कविताएं भी डायलॉग ही हैं, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा 1-2 वीडियो के बाद, मैं 1-2 वीडियो दिखाऊंगा आपको अपनी कविताओं की। तो मेरा मतलब है कुल मेरी बातों को ध्यान करो और आगे बढ़ाओ और मुझसे संपर्क रखो, मैं आपसे संपर्क रखूं तो किस तरह से हमने देश की तकदीर को बदलना है। ये मत समझो मैं राजा हूं, मैं मंत्री हूं, मैं अमीर हूं, मैं बलवान हूं, मेरे पास प्रॉपर्टी है, जायदाद है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास फोन नहीं है, कलम नहीं है, मेरे पास कागज नहीं है, घर में चूल्हा नहीं है, मेरे कुछ नहीं। मैं जो है अपने साथी के बलबूते पर यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ पर 4 दशक से संघर्ष उन्हीं के सहारे करता हूँ। इस समय विशेष योगदान जिन युवाओं ने मुझे दिया है वो इतिहास में बहुत नमनीय है, क्योंकि 4 दशक से दबा हुआ कवि अगर आज आवाज खोल सका तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, मादी नहीं कहूंगा, मैं अब आपसे तुरंत मिलते रहूंगा वीडियो में। मेरी बात को आगे बढ़ाओ और मैं आगे बात को आगे बढ़ाता हूँ। मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है तो मैं मिलता हूँ। मैं अभी आपको ऑनलाइन से पुस्तक दे रहा हूँ सभी को, और साथ ही ऐसा करो, एक यूनिटी बनाओ, देश में आवाज उठाओ और देश की सरकारों को बदलो, पहले सही सरकारों का चुनाव ठीक करो और उनकी व्यवस्थाओं को करो और अपराधियों को जो है वो करो। मैं अभी ये आपके हाथरस वाली बात भी नहीं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा इतिहास हो गया है, क्या कहूँ कुछ नहीं कह सकता, कहूंगा मैं जो भी कहना है मैं कह रहा हूँ, बाकी इस बात को आगे बढ़ाऊंगा और जो भी मैं से यहाँ पर जो भी आपसे कमी रही इसके लिए क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद।